मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले जैसा कि पता है, हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर लिया था और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन इत्यादि सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इसलिए आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेशन है उसमें इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन एसिड स्ट्रेंथ, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसिड के स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, एंड इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल या डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स, जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, के बीच बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ देखिए ये 5th ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ एलिमेंट्स। 6th ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि हैं, और 7th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आगे जो है एलिमेंट्स हैं। हमने पहले भी बताया था कि जो इसके पहले वाले एलिमेंट्स हैं ये जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, 5th ग्रुप के नाइट्रोजन, 6th ग्रुप के ऑक्सीजन और 7th ग्रुप के फ्लोरीन, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इसी ग्रुप के नाइट्रोजन के ही अन्य एलिमेंट जो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो H2O के साथ हाइड्राइड फॉर्म करता है, इट मीन्स की वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब के जो हाइड्राइड होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसी तरह जो फ्लोरीन है ये जब HF फॉर्म करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि HCl, HBr, HI, HAT ये सब कुछ जो है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। यही लिखा है अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड है लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास। इनमें जो मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो नाइट्रोजन का आपका 14 है, और फास्फोरस का 30 यानी कि 31 के आसपास है। तो मॉलिक्यूलर मास इस पूरे सीरीज में 5th ग्रुप में नाइट्रोजन का सबसे कम है, 6th ग्रुप में ऑक्सीजन का सबसे कम है, और 7th ग्रुप में फ्लोरीन का। तो मॉलिक्यूलर मास कम होते हुए भी इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है अपने सारे ग्रुप के अन्य एलिमेंट से। ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। आप बगल में देखिए, ये जहाँ कर्सर चल रहा है ये एक हमने चार्ट बनाया हुआ है ताकि सभी को एक साथ डिस्कस किया जा सके, क्योंकि सभी में जो एक्सप्लेनेशन का जो कारण है वो एक ही है। इस 5th ग्रुप में हमारे पास जो हाइड्राइड है वो NH3 है, अमोनिया है, PH3, ASH3, SBH3, ये हाइड्राइड्स हैं। तो जो NH3 है बेटा, वो NH3 आपको मालूम है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है। लेकिन बाकी जो है गैस है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा क्यों है। आप जरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ जाइए इस ग्रुप के। तो आपको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम
इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नाइट्रोजन से जब हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की तरफ बढ़ते हैं तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो साइज है वो बढ़ता है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी इस ग्रुप में वो नाइट्रोजन की होगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन की हाई हो गई, ज्यादा हो गई कंपैरिजन टू फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हाई है और इनकी क्या है, लेस है। तो इनका जो साइज है नाइट्रोजन का, जो अभी हमने बताया, इस पूरी सीरीज में छोटा है, स्मॉल है, और बाकियों का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है और इनका साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जो इनका साइज क्या है, नाइट्रोजन का स्मॉल है, छोटा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, उच्च है, ज्यादा है। इसी तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और जो साइज है वो बड़ा है। तो साइज जब बड़ा होता जाएगा एलिमेंट्स का, तब बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता कम होती जाएगी और इसलिए नीचे जाने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती चली जाती है। अब ये इन दोनों कारण से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड स्मॉल साइज होने की वजह से ही नाइट्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। आपको मालूम है जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन किया था तब बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड में जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी एलिमेंट्स के बीच में अगर उपस्थित हो तब वो दो तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है। एक तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो जिसको आयनिक के फॉर्म में, यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी इसलिए लगता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वहां पर ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स, इसलिए जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो हम पिछले इसमें आके देखते हैं, ये जो है, एक मिनट, हाँ ये देखिए अमोनिया में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो देखिए इस तरह से एक जुड़ा, ये इस तरह से दूसरा ये जुड़ गया, तीसरा ये जुड़ गया, चौथा ये जुड़ गया। तो इस तरीके से जुड़ते हुए ये क्या करते हैं कि लंबा एसोसिएशन बनाते हैं, यानी कि इसी तरह जुड़ते हुए बड़े मॉलिक्यूल ये बना लेते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल ये बना लेते हैं तो इसकी वजह से इनमें एसोसिएशन हो जाता है, और एसोसिएशन का मतलब हो गया पॉलीमर फॉर्मेशन। पॉलीमर यानी कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो जब कंपाउंड या जब मॉलिक्यूल्स पॉलीमरिक फॉर्म में आ जाते हैं तब उनमें बहुत ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड जो होगा, उनकी परसेंटेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो ज्यादा हो जाएगी। और इस वजह से इनमें जो, अगर हम इसको हीट करें और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई कंपाउंड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए का मतलब कि अगर उसकी बॉन्ड्स स्ट्रांग हैं तो उस कंपाउंड को मेल्ट होने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी, तब वो बॉन्ड टूटेगा, और जितनी अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता होगी वहीं उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर पॉलीमरिक सब्सटेंस है या उसमें जो नंबर ऑफ एसोसिएशंस ज्यादा हैं, वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड
टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए तब इसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी हो वो हाई हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड है तो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है कंपैरिजन टू अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये PH3 ASH3 SBH3 इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं फॉर्म करता, और इसलिए ये एक जो आपका है एलोन मॉलिक्यूल या अकेले मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। तो जब अकेले मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, एसोसिएट नहीं होता है, तब उसके एक मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स का जो आपका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है। इसी तरह आप अगर 6th ग्रुप में आ जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये लिक्विड फॉर्म में है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि H2S यानी कि आपका ये H2S हाइड्राइड ऑफ सल्फर ये गैसियस फॉर्म में होता है, गैस होता है। क्यों? तो इस गैस और लिक्विड होने का भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण है। तो यहाँ 6th ग्रुप का अगर हम देखते हैं तो H2O लिक्विड है, और H2S H2SE H2TE ये गैस हैं। और जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया वो सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द 6th ग्रुप, और ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इस वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि पॉलीमरिक मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस पॉलीमरिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए होगी, और जो ज्यादा अमाउंट में अगर ऊर्जा चाहिए तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इसलिए इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और बाकी गैसियस फॉर्म में रहते हैं। सिमिलर एक्सप्लेनेशन होगा फॉर HF में भी आपको मालूम है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई होती है और साइज सबसे छोटा होता है। इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाता है, पॉलीमरिक मॉलिक्यूल, और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा चाहिए होती है, तब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। HCl HBr HI का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं फॉर्म करता है, यानी कि इनकी एबिलिटी नहीं होती है, योग्यता ही नहीं ये ला पाते कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां नहीं फॉर्म होगी वहां पे एसोसिएशन नहीं होगा, और जब एसोसिएशन नहीं होगा तो उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और या तो गैसियस फॉर्म में होंगे, और अगर कुछ मात्रा में बनाएंगे भी तो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मुझे समझ लग रहा है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। तो दूसरा लेते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने पहले डिस्कस किया है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल के बीच बनता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के ऑर्थो पोजीशंस के बीच बनता है। तो ये मोनोमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं स्पेशली, और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उसको ना डिस्कस करके हम उसके इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो ऑब्जर्व किया गया है
कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूजुअली लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को घटा देगा। इसी तरह अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब सामान्यतया कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। यानी कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। इन दो ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो now we discuss regions of low melting point and boiling point। अब देखते हैं कि यहाँ देखिए नीचे जहाँ अभी हम लोग ये कर रहे हैं, जैसे सैलिसिल्डिहाइड है तो सैलिसिल्डिहाइड में ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड बेंजीन में लगा हो तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो इसको हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये जो सैलिसिल्डिहाइड है इसमें देखिए कि ये O और H है। OH ग्रुप में O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, H की कम है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन जो C डबल बॉन्ड O है इसमें भी सेम होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की कम है। तब इसमें पार्शियल जो चार्ज सेपरेशन होगा, जो थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की तरफ, तब ये इस तरह के पोजीशंस बन जाएंगे, इस तरह की सिचुएशंस आएगी। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। तब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया है और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच ये बॉन्ड बनेगा। जो रेड ये लग रहा है ये बॉन्ड, ये बार बार देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो जो ये बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड जो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है, अलग अलग कई मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं बन रहा है। तब यहाँ है कि रीजन्स ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली इन्वॉल्व्स टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स। दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच बन जाता है और दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच बनने के बाद इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती, योग्यता नहीं होती कि और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। तो जब और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा इसका मतलब हो गया कि ये मॉलिक्यूल के एसोसिएशन को रोक देता है, यानी कि और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े ऐसा नहीं हो पाता है। इट मीन्स कि दिस सिस्टम प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन को रोक देता है। अब जब मॉलिक्यूल के एसोसिएशन को रोक देता है तब क्या होगा, दिस ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट एज मोनोमर, ये मोनोमर के रूप में ही उपस्थित रहेगा, पॉलीमर के फॉर्म में नहीं आएगा। और मोनोमर के फॉर्म में इसलिए ये रहता है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बन जाती है। इसलिए इसमें इस एक बॉन्ड को या कम बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम चाहिए होगी। इसलिए इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसीलिए ऑर्थो कंपाउंड्स के जो होते हैं अधिकतर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम पाए जाते हैं। इसी तरह अगर आप क्लोरोफिनॉल को ले लें ऑर्थोक्लोरो को, सेम कंडीशन इसमें भी होगी, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका भी
पॉली जो पैरा इसके आइसोमर होंगे उससे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसी तरह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का देखिए 44 है, अभी हम पैरा नाइट्रोफिनॉल लेंगे उसका बढ़ा हुआ होगा। खैर अगला आगे लेते हैं दूसरा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ, ये हाई होगा बेटा, यहाँ गलत आ गया है, रीजन ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो की जगह आप हाई पढ़िएगा। तो हाई क्यों होगा, इसमें आप नीचे देखिए, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अभी हमने ऑर्थो लिया था, पैरा में क्या है कि ये जो पैरा, ये और ऑक्सीजन से लेंगे, ये OH ग्रुप है, फिनॉल है, और ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा है। इस नाइट्रो ग्रुप में भी अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर माइनस, क्योंकि अगर दो कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस और ये प्लस चार्ज, इसको पार्शियल के रूप में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह ही इस OH ग्रुप में H पर प्लस होगा और O पर माइनस होगा, इस तरह से। तो इसमें अगर दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा इस तरह से, ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस NO यानी कि नाइट्रो और OH के बीच इस तरह से नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे। जैसे ये जुड़ा, अब इस O से दूसरा OH ग्रुप वाला पोर्शन जुड़ेगा, फिर उस नाइट्रो ग्रुप से दूसरा, तो इस तरीके से ये जुड़ते चले जाएंगे। और इसमें क्या है, देखिए जो रीजन हमने लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली इन्वॉल्व वेरियस नंबर ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगा या बनाता है तो वो पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देता है। इट मीन्स कि जो पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी बड़े मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, ह्यूज मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, तब इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस वजह से जो होगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से ये कहा जाता है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कम। क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आते हैं और इसी फॉर्म में आएंगे। खैर हमने आपको अभी समझाया है और मुझे जहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें भी फिर से उन्हीं कारणों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये जो आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये ऑर्थो में इसका मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो होता है 105 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस वजह से ये होता क्यों है, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज मोनोमर। हम पहले भी बताए हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोनोमर के रूप में होता है, क्योंकि इनके बीच जहाँ कर्सर चल रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर